Assalamu alaikum to all of you. Welcome to another lecture on statistics and probability. Today we are going to start our lecture from chapter number 3. थोड़ा सा पहले रिवाइज करेंगे लास्ट लेक्चर में जो भी कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको जल्दी से, उसके बाद फिर हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कशंस किए थे उसमें हम लोगों ने 3 टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने मीन को पढ़ा था यानी कि एवरेज वैल्यू, मीडियन यानी कि आप डेटा को दो पोर्शंस में तकसीम कर देते हैं, बांट देते हैं, यानी कि सेंटर से आप डेटा को ब्रेक कर देते हैं, हाफ ऑन वन साइड हाफ ऑन अदर साइड। और मोड का मतलब होता है कि वो डेटा पॉइंट जो जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके डेटा में सबसे ज़्यादा हो, या वो पॉइंट जो सबसे ज़्यादा बार डेटा में मौजूद हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो नंबर, उसे हम मोड कहते हैं। लेकिन आज की ये जो डिस्कशन थी हमारी अनग्रुप डेटा के लिए थी, लेकिन आज का जो लेक्चर होगा वो हमारा ग्रुप डेटा के हवाले से होगा। पहले हम लोग इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स को, उसके बाद हम लोग ग्रुप डेटा की तरफ मूव करेंगे। जल्दी से ये चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं तो इसको थोड़ा सा जल्दी से रिपीट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मीन होती है फॉर अनग्रुप डेटा। मीन का मतलब है या तो आपकी एवरेज वैल्यू, इसको कभी कभी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं, और हम लोग इसको मीन वैल्यू भी कहते हैं। इनमें से आपको कोई भी नाम जो है, ये तीनों नाम सेम है, सिर्फ जस्ट नाम अलग है, बाकी इनके कॉन्सेप्ट या बातें एक ही है। तो मीन हमारे पास दो तरह की होती है। एक आप लोग करते हैं पॉपुलेशन के लिए, अगर आप पॉपुलेशन के लिए मीन कर रहे हैं तो आप म्यू से शो करेंगे, और अगर आप सैंपल के लिए मीन ले रहे हैं तो आप एक्स बार से शो करेंगे। और फार्मूला जो है इसका बहुत आसान है, सम ऑफ एक्स ओवर एन, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं आपके डेटा में, आप उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करके सॉरी नॉट मल्टीप्लाई, सबको पहले ऐड कर दें, लास्ट में उनका सम कर लें, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि एन, कैपिटल एन, जितनी भी आपकी काउंटिंग्स हैं यानी कि आपके डेटा में जितने भी पॉइंट्स हैं उनसे आप जो है वो टोटल उसको डिवाइड कर दें। तो ये है आपकी मीन। और इसके अलावा जो है आपके पास समीशन ऑफ एक्स है, यानी कि सम ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि आप जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सबको सम करें। एन पॉपुलेशन साइज है, याद कर लें कि जो कैपिटल एन है वो पॉपुलेशन के लिए यूज़ होता है, और जो स्मॉल एन है वो हमारा सैंपल के लिए यूज़ होता है। ये हम लास्ट में डिस्कशन कर चुके हैं, शुरू वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में ये चीज़ें हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इसी पे मीन पे एक एग्जांपल है। मीन कैसे फाइंड करते हैं? अगर आप लोगों का सिंपल डेटा हो यानी कि अनग्रुप डेटा है और आप लोग इंटरेस्टेड हैं उसकी मीन फाइंड करने में, तो उसकी मीन हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे? मीन फाइंड करना बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल सा टास्क है कि आपके पास जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सबको आप क्या कर लें, उन सबको आप सिंपली ऐड कर दें। ऐड करने के बाद आप टोटल नंबर के साथ यानी कि जितनी उनकी काउंटिंग है उसके साथ डिवाइड कर दें, या जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं, जिस तरह से ये है, ये आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं या वेरिएबल्स हैं, तो हम इस कॉलम की जो फ्रीक्वेंसी है इन सबको ऐड करेंगे, यानी कि सम ऑफ एक्स फाइंड करेंगे हम लोग। सम ऑफ एक्स फाइंड करेंगे हम लोग इसका, और टोटल किससे डिवाइड करेंगे? काउंटिंग से। काउंटिंग यहाँ पे कितनी है अगर आप देखेंगे यहाँ पे काउंटिंग, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे हम इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारी एवरेज या मीन वैल्यू होगी। तो ये देख लें, जितने भी आपके x1 x2 x3 x4 इन सबको हम लोगों ने ऐड किया तो इसका रिजल्ट आया 1116, यानी कि 1116। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वाज 8 डिवाइडेड बाय 8 एंड वी हैव 139.5 डॉलर्स इन मिलियन। ये मिलियन डॉलर्स में इसलिए है क्योंकि ये डेटा जो है वो मिलियन डॉलर्स में मिला हुआ है, तो हम लोगों ने इसीलिए इसको मिलियन डॉलर में लिखा है। 10 these 8 companies denoted एवरेज, और ये जो कंपनीज हैं ये एवरेज जो डोनेशन है ये 139.5 मिलियन डॉलर्स हैं, यानी कि 139.5 मिलियन डॉलर्स तो वो डोनेट करती हैं ऑन एवरेज। तो ये थी आपकी सिंपल एवरेज फाइंड करने का तरीका। इसको डिटेल के साथ लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा या आपने अगर लेक्चर रिव्यू नहीं किया तो काइंडली लास्ट लेक्चर जो है वो आप वहाँ से रिव्यू कर सकते हैं। ये एक और एग्जांपल है, इसमें भी हम लोगों ने मीन फाइंड करनी है। बहुत आसान सा तरीका है, आप सबको ऐड कर दें, जितने भी ये नंबर्स हैं इन सबको ऐड करके
टोटल नंबर काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपकी मीन आ जाएगी। देख लेते हैं किस तरह से सबको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 362। 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 45.25 ईयर्स। तो ये आपकी हो गई मीन। आई होप कि मीन आपको समझ में आ गई होगी। ये एक और एग्जांपल है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज डिस्कस करने वाली है। ये नंबर देखें, ये बाकी जितने भी नंबर हैं इस एग्जांपल में सारे छोटे हैं, यानी कि तकरीबन एक जैसे हैं, 5 फिगर के नंबर्स हैं, लेकिन इसमें जो है वो 6 डिजिट्स हैं। ये जो नंबर है जिसको मैंने सर्कल से मार्क किया है, ये नंबर जो है ये इसमें 6 डिजिट्स हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में जब आप लोग डेटा को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं और एकदम से एक नंबर जो कि बहुत बड़ा नंबर आ जाए, जिस तरह से ये आपके सामने मैंने मार्क किया है, तो ये 6 डिजिट का नंबर है एज कम्पेयर टू बाकी नंबर्स वो 5 डिजिट हैं। तो इस नंबर को हम लोग कहते हैं आउटलायर। और जो आउटलायर है वो आपका मीन को हमेशा अफेक्ट करता है। ये बात याद रख लें, ये नोट कर लें पॉइंट, कि आउटलायर जो है वो मीन को अफेक्ट करता है। अफेक्ट किस तरह से करता है कि वो एकदम से बड़ी वैल्यू जो है वो सारी आपकी एवरेज वैल्यू को ऊपर नीचे, यानी कि थोड़ा सा उसमें चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, एक प्लेयर है वो 4 मैच, 2 प्लेयर्स हैं वो 4-4 मैच खेलते हैं। एक प्लेयर हर मैच में 25 स्कोर कर रहा है। जब आप उसकी एवरेज निकालेंगे तो उसकी एवरेज क्या निकलेगी? ऑब्वियसली 25 निकलेगी, क्योंकि 25 25 50 75 100 डिवाइड बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 25 आई थिंक। तो उसकी एवरेज निकली 25। लेकिन एक प्लेयर है वो हर मैच में 3 मैच में 0 बना रहा है, एक में 100 बना रहा है। तो आप देखिए उसने 3 मैच में उसकी परफॉर्मेंस 0-0 थी और 4th मैच में उसने 100 स्कोर कर दिया। तो ये 100 अब आउटलायर होगा, एकदम से बड़ी नंबर है। तो जब उसकी मीन फाइंड करेंगे तो दोनों की मीन सेम आ जाएगी। तो इसका मतलब है ये जो आउटलायर है आपका, ये आपकी मीन को इनफेक्ट अफेक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है आपकी मीन को। तो ये चीज याद रखने वाली है। बाकी सिंपल है, इसको आप ऐड करेंगे, सारे नंबर्स को ऐड करने के बाद टोटल से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट इट्स मीन लाइक दिस वे। यहाँ पे ये सॉल्व है, सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि लास्ट में कर चुके हैं। उसके बाद है हमारे पास मीडियन। जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है वो है मीडियन की। मीडियन में हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है, अगर आप देखेंगे तो मीडियन बेसिकली क्या होता है आपका। मीडियन जो है वो आपके मिडिल वैल्यू होती है इन द डेटा, यानी कि जो भी आपके डेटा पॉइंट्स हैं उसमें जो मिडिल वैल्यू है वो आपकी क्या होती है, वो आपका मीडियन होता है। तो मीडियन कैसे फाइंड करते हैं? मीडियन फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो या तो आपका जो डेटा पॉइंट्स हैं वो ऑड होंगे या आपके पास इवन होंगे। जब भी आप अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन फाइंड करें तो मेरी एक बात जो नसीहत भी है आप लोगों के लिए कि आप हमेशा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को काउंट कर लें। डू काउंट टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन देन द फार्मूला इज डिफरेंट। इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड देन फार्मूला इज डिफरेंट। दोनों में चेंज है। अगर आपका इवन नंबर है तो फार्मूला अलग यूज होगा, अगर ऑड नंबर है तो फार्मूला अलग यूज होगा। इवन और आठ तो आप समझ रहे होंगे मेरा क्या कहने का मतलब है, यानी कि 1 3 5 7 9 11 इस तरह के अगर नंबर्स आते हैं तो वो आपके ऑड नंबर्स होते हैं। 2 4 6 8 इस तरह के अगर नंबर्स हैं तो वो आपके इवन नंबर्स हैं। तो अगर इवन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट है तो मीडियन अलग तरीके से फाइंड किया जाता है, और अगर ऑड है तो उसके लिए अलग तरीके से फाइंड किया जाता है। चलो वो दोनों ही चीजें हम लोग, दोनों ही सेटिंग हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आगे कि किस तरह से आप लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन जो जनरल प्रोसीजर है आपका मीडियन फाइंड करने का वो देख लें। तो अब वो तो हम डिस्कस करते हैं कि अगर इवन होगा तो किस तरह से होगा, ऑड होगा तो किस तरह से होगा। लेकिन पहले जनरल प्रोटोकॉल आप लोग देख लें। जब भी आप लोग मीडियन फाइंड करेंगे तो 2 स्टेप्स में वर्कआउट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 2 स्टेप्स की बात कर रहा हूँ। नंबर 1 में आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर पे आपने क्या करना है, आपने सिंपली, यानी ये जनरल प्रोटोकॉल है जो आप फॉलो करेंगे, ये याद कर लें। नंबर 1 पे यू हैव टू रैंक द डेटा सेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इट मींस कि आपने सबसे पहले यू हैव टू अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपने डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो। दिस डिस्कशन इज फॉर बोथ ऑफ द डेटा पॉइंट्स, इधर इट इज इवन इधर इट इज ऑड। तो सबसे पहले तो आपने डेटा को
इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। इवन आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेहतर ये है कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा को सेट कर लें। जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा को सेट कर लेंगे तो ये फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में आपने यू हैव टू फाइंड द मिडिल टर्म, द वैल्यू ऑफ द टर्म इन द मीडियन, द वैल्यू ऑफ दिस टर्म इज मीडियन। मिडिल टर्म फाइंड करना है डेटा का, यानी कि अगर मिडिल टर्म, तो अब कैसे फाइंड होगा? मसला ये है कि आपने डेटा को अरेंज करके मिडिल टर्म फाइंड करना। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सा एग्जांपल पहले यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल जो है वो करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डेटा पॉइंट्स हैं लाइक 1, 2, 3, या कामा भी अगर आप नहीं लगाना चाहें तो ना लगाएं, 1, 2, 3। हमारे पास 3 डेटा पॉइंट्स हैं और ये जो है इवन है, ये ऑड है। आई होप कि आपको क्लियर होगा, ये ऑड पॉइंट्स हैं क्योंकि 1, 2, 3 टोटल काउंटिंग कितनी है? 3 है, तो ये ऑड नंबर है। तो इसका पहले छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो मैंने देखें पहले सबसे पहले छोटा नंबर लिखा, फिर बड़ा लिखा, फिर उससे बड़ा लिखा। और जो मिडिल टर्म फाइंड करना है, तो इसका मिडिल टर्म फाइंड करना कैसे होगा? यानी कि इसका मिडिल टर्म होगा ये वाला नंबर सेंटर। टोटल नंबर 3 है, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? सेकंड मिडिल टर्म होगा। या अगर मैं यहाँ पे रफ साइड पे एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट लिखूं कि मिडिल टर्म जो होगा वो आपका होगा n+1 by 2। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सी बुक्स ये यूज करती है। अगर कहीं आपको ये फार्मूला नजर आ जाए तो आप परेशान नहीं होना आप लोगों ने, और आप लोगों को ये जहन में होना चाहिए कि हम ये वाला जो है, ये यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है n+1 by 2th। ये रिजल्ट नहीं होगा, ये टूथ ऑब्जर्वेशन होगी, यानी कि डेटा में ये पोजीशन होगी। अब ये समझ लें कि मैं ये किस तरह से फार्मूला यूज करने वाला हूँ, ज़्यादा गौर कर लें और ये फार्मूला पेज पे नोट कर लें ताकि आगे एग्जाम्पल में आप इसको यूज कर सकें। ऑब्जर्वेशन मैंने लिखा है, ये रिजल्ट नहीं होगा, n+1 by 2th ऑब्जर्वेशन होगी, मतलब काउंटिंग होगी। अब इस डेटा में आपके पास कितने पॉइंट हैं? 3 है। यहाँ पे लिखिए n की जगह क्या पुट करेंगे? 3 + 1 और डिवाइड बाय 2। देखिए n की जगह मैंने 3 पुट किया है, डिवाइड बाय 2, तो आपके पास क्या आएगा? 3 + 1 = 4 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? दैट इज इक्वल्स टू 2। लेकिन 2, ये वाला 2 हरगिज रिजल्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए TH है, ये टूथ है। अब मैं क्या करूंगा, ये मैंने कहा था कि ऑब्जर्वेशन है, मतलब जो टूथ ऑब्जर्वेशन है या सेकंड ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारा मीडियन होगा। सेकंड ऑब्जर्वेशन पे कोई भी हो सकता है। अब ये होगी पहली ऑब्जर्वेशन। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन, आई एम स्विचिंग टुवर्ड्स, लेट मी चेंज ब्लू। तो ये आपकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ये आपकी सेकंड ऑब्जर्वेशन है, ये आपकी थर्ड ऑब्जर्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल हमारी कौन सी ऑब्जर्वेशन पे मिडल वैल्यू है? वो है सेकंड ऑब्जर्वेशन, यानी ये वाला जो है वो आपका मीडियन है। आई होप कि आपको समझ में आया। एक और एग्जांपल दे देता हूं। चलें, अगर हमारे पास डेटा पॉइंट होते 2, 3, चेंज कर रहा हूं अब, 3, 5, 6 और 7। अगर हमारे पास ये डेटा पॉइंट्स होते तो हम कौन सा मीडियन फाइंड करते? यानी 1, 2, 3, 4, 5। सिंपल सी बात है, हर बंदे को पता होगा कि मिडिल वैल्यू कौन सी है। 2 एक साइड पे कर दें, 2 एक साइड पे कर दें, और आपने मीडियन जो है वो यहाँ पे फाइंड कर लिया है, जो कि ये वाला है। टेक्निकली ये वाला इसका मीडियन होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अब हम लोग ये वाला फार्मूला जो है ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल आपने अगर कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करनी है, आपके पास एक लाखों डेटा पॉइंट्स हैं और आप चाह रहे हैं कि आप एक बजाय ये, तो हम लोग फिजिकली फाइंड कर रहे हैं कि डेटा को अरेंज कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, वो नंबर, टोटल नंबर को काउंट कर लिया। लेकिन अगर आपने यही चीज कंप्यूटर में परफॉर्म करनी है, यू आर इंटरेस्टेड टू प्रोग्राम, एंड आप सी में प्रोग्राम लिख रहे हैं, PHP में, जावा में, VB में, किसी भी लैंग्वेज में अगर आप प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं, तो आप किस तरह से कोडिंग करेंगे? तो कोडिंग करने के लिए आपको ये वाला जो टेक्निकल स्टफ है वो देना पड़ेगा उसको, कंप्यूटर को। तो जनरल हम लोग किस तरह से करते हैं, बेसिकली ये फार्मूला है आपका। अब ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करते हैं।
n क्या है, n हमारे पास कितना है 5। अगर लेकिन ये फार्मूला, दिस फार्मूला इज ओनली वैलिड, डू रिमेंबर दैट फॉर ऑड डेटा पॉइंट्स। इवन डेटा पॉइंट के लिए ये फार्मूला काम नहीं करेगा, डू रिमेंबर दैट दिस इज ओनली फॉर ऑड डेटा पॉइंट्स। n की जगह पे आप 5 पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 और 2 5 और 1 6, 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या मिलेगी, थ्रीथ पोजीशन मिलेगी। आई होप कि आप समझ रहे हैं, थ्रीथ पोजीशन। अब हम डेटा में से तीसरी पोजीशन काउंट, यानी कि ये इस फार्मूले का जो रिजल्ट आया वो पोजीशन होगी। अब तीसरी पोजीशन फाइंड कर लें, 1 2 3, तीसरी पोजीशन कौन सी है, वो ये वाली है। तो ये हो गया आपका मीडियन फॉर ऑड नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने डेटा को और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। जब आप लोगों ने डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, उसके बाद जो है आपने बहुत सिंपल तरीके से इसको, जो इसकी मिडल वैल्यू है वो फाइंड कर लेनी है। अगर तो है मिडल वैल्यू आपके 8 नंबर्स हैं तो बहुत सिंपल है, ये वाला फार्मूला यूज कर लें। आगे अगर हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर इवन पॉइंट्स हो तो फिर हम लोग किस तरह से करेंगे, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको ये स्लाइड समझ में आई होगी। चलें, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये वाले एग्जांपल हैं, ये हम लोगों ने इसमें मीडियन फाइंड करना है। अब आप लोग देखें कि आपके पास डेटा पॉइंट्स जो हैं वो आपको मिले हुए हैं काफ़ी सारे। पहले हम लोग डेटा पॉइंट्स को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके पास टोटल डेटा पॉइंट्स हैं 7, यानी कि ये क्या है, ऑड नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं 7, यानी कि ऑड डेटा पॉइंट्स हैं आपके पास। तो ये एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है क्योंकि ऑड डेटा पॉइंट्स हैं। तो पहले स्टेप में जितने जो भी आपको डेटा मिला हुआ है आप लोग क्या करते हैं, डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन डेटा दैट वी आर गोइंग टू अरेंज इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। लाइक दिस वे वी हैव अरेंज दिस डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले स्मॉलर नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर लिखा, फिर उससे बड़ा नंबर लिखा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा, और लास्ट में जो सबसे बड़ा नंबर था वो आ गया। तो अब जब हम लोगों ने डेटा को असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, उसके बाद जो हमारा प्रोसीजर होता है, हमने जो भी इसमें सिस्टम होते हैं हमारे, तो इसमें हमने क्या करना होता है, अब इसमें हम लोगों ने मिडिल नंबर फाइंड करना होता है। मिडिल नंबर किस तरह से फाइंड करेंगे, अब मिडिल नंबर फाइंड करने के लिए आप सिंपली जो है वो फार्मूला जो मैंने अभी आपको सिखाया है आप वो यूज कर लें। अब वो फार्मूला किस तरह से यूज होगा, बहुत आसान है। अब तो अब आप इसमें n के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट कर लें, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 n प्लस 1/2 था वो फार्मूला, अब 7 प्लस 1 यानी कि 8, 7 प्लस 1/2 यहाँ पे रखेंगे 2, तो ये 7 प्लस 1 8/2 दैट इज इक्वल्स टू 4, यानी कि चौथा पोजीशन जो होगा वो आपका क्या होगा, चौथी पोजीशन जो होगी डेटा में वो आपकी क्या होगी, मीडियन होगी, फोर्थ पोजीशन। सो दिस इज अवर फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, हियर वी गो, दिस इज अवर मीडियन। तो ये था, आपने मीडियन फाइंड कर लिया फॉर ऑल डेटा पॉइंट्स। और अब आ जाए इवन डेटा पॉइंट्स के लिए। अगर फॉर एग्जांपल ये वाले डेटा पॉइंट्स जो हैं वो आपके पास इवन है, थ्योरी में नहीं इनकी पढ़ रहा क्योंकि ये चीजें हम लास्ट लेक्चर में भी थोड़ी बहुत डिस्कस कर चुके हैं। इनकी थ्योरी जो है वो आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल्स क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग किस तरह से क्लियर कर लें, क्योंकि ये हम लोग पहले भी एक क्लास में ये डिस्कस कर चुके हैं। तो चलें, अब अगर आप इस डेटा पॉइंट काउंट करें, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 12 डेटा पॉइंट्स हैं। यानी कि इसमें जो डेटा पॉइंट्स हैं वो हमारे इवन नहीं है, ऑड नहीं है, इवन डेटा पॉइंट्स। नाउ वी हैव इवन डेटा पॉइंट्स एंड हाउ कैन वी फाइंड द मीडियन, इट्स सो सिंपल अगेन। इन द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले आप लोग जो है डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जब आप लोग डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग इसका जो बाकी सेटिंग है वो करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोग डेटा को लिख लें, सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, और ये आपने सारा जो है यहाँ पे सेट कर लिया है।
ये देखें, ये इसका मीडियन निकला। अब ये मीडियन निकला कैसे? बेसिकली यहाँ पे देखें, वहां जो 8 डेटा पॉइंट्स थे तो सेंट्रल वैल्यू 1 हो रही थी। अब इवन डेटा पॉइंट है तो यहाँ पे सेंट्रल वैल्यू 2 है। सेंट्रल वैल्यू 2 है, इसका मतलब है जो मीडियन होगा इन दोनों नंबर्स की मीन होगा, एवरेज वैल्यू, इन दोनों की एवरेज वैल्यू होगा। या इसके लिए आप सिंपल फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर मैंने ये वाला डेटा फाइंड करना, ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर लें, n+1 n/2 प्लस n+2, आई थिंक ये सही बन जाएगा, n+2 बाय 2। यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन है, ये फिर से ऑब्जर्वेशन है, ये न्यूमेरिकल रिजल्ट नहीं है, n/2 ऑब्जर्वेशन, और इन दोनों की ऑब्जर्वेशंस की जो रिजल्ट आएंगे डिवाइड बाय 2, उन दोनों की एवरेज वैल्यू। मैं फार्मूला समझाता हूँ, शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा। ये देखें, ये मैंने क्या लिखा है, यानी कि n/2 पोजीशन प्लस n+2/2 पोजीशन, इन दोनों पोजीशंस को निकाल के 2 से डिवाइड, यानी कि इन दोनों की मीन कर दें। अब फॉर एग्जांपल आपके पास इसमें डेटा पॉइंट्स कितने हैं, 12 हैं। यहाँ पे आप फर्स्ट फार्मूला में, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पहले ताकि ये मजीद अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें रखें n की जगह पे 12, जब आप 12 रखेंगे 12 डिवाइड बाय 2, n/2 फाइंड कर रहा हूँ, 12 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू, ये आ गया प्लस, और यहाँ पे आप n की जगह 12 रखें, 12 डिवाइड बाय 2 यानी कि 14 डिवाइड बाय 2। ये अब 12 डिवाइड बाय 2 हो गया, ये 14 डिवाइड बाय 2 हो गया। ये TH लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि ये पोजीशन है, मैंने आपको पहले बताया थ का मतलब होगा यहाँ पे पोजीशन है ये, और ये आ गया इधर, और ये फार्मूला एज इट इज रहेगा। अपान में आप क्या करना है, अपान में 2 है तो हम 2 लिख देते हैं यहाँ पे, अपान आपके 2 आ गए, अपान यहाँ पे आ गया आपका 2। ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 12 डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर आएगा, 6, 6 प्लस 4 इसका क्या आएगा 7, 14 डिवाइड बाय 2 प्लस 7, तो ये आ गया। लेकिन यहाँ पर जो मजेदार चीज है, ये 6th और 7th पोजीशन है, ये नंबर नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 6th और 7, क्योंकि यहाँ के ऊपर मैंने TH लिखा है, ये पोजीशन है। इसका मतलब है हम डेटा में से छठी पोजीशन फाइंड करेंगे। अब 1 2 3 4 5, ये है आपकी 6th पोजीशन, यानी कि इस 6 की जगह पे आप क्या रखेंगे, आप रखेंगे 28.0। मैंने बिल्कुल सिंपल कर दिया इस एग्जाम्पल को, ताकि अगर आप इसका प्रोग्राम भी बनाना चाहें तो आप आसानी से बना लें। उसके बाद दूसरा रिजल्ट क्या है, 7, 7th पोजीशन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी कि 28.2, 28 पॉइंट, ये आ गया आपका 28.2 यहाँ पे। आई होप कि आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा। और इन दोनों को क्या करना है, बीच में प्लस है, 28.2 प्लस कर दें यहाँ पे, इसको बिल्कुल यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे, ये हमने प्लस कर दिया, और डिवाइड कर दें 2 से, और ये आप 2 से इसको डिवाइड कर दें, यानी कि इनकी एवरेज वैल्यू ले लें। तो जब आप ये सारा प्रोसीजर करेंगे, हेयर वी गो, ये देखें, ये सिंपल बुक ने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया था 28.0 प्लस 28.2, लेकिन मैंने आपको ये सारा कुछ अब क्लियर कर दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा 28.0 प्लस 28.2 डिवाइड बाय 2। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट 28.1 मिलियन एज योर मीडियन। तो ये था आपका मीडियन फाइंड करना। और मीडियन बेसिकली करता क्या है, मीडियन गिव्स द सेंटर ऑफ द हिस्टोग्राम। ये याद रख लें कि मीडियन जो है वो हमेशा आपको, अगर आप हिस्टोग्राम बनाएंगे तो उसमें ग्राफिकली
अगर आप ग्राफिकली देखना चाह रहे हैं कि व्हाट डज मीन बाय मीडियन, आप ग्राफ बना रहे हैं यानी कि आप हिस्टोग्राम अगर किसी डेटा का बनाएं तो उसका जो सेंटर होगा हिस्टोग्राम का वो आपका मीडियन होगा। ये आप याद रख लें हमेशा, जहाँ पे भी उसका सेंटर होगा, जहाँ पे मीडियन होगा वहां पे उसका सेंटर होगा। विद द हाफ ऑफ द डेटा वैल्यूज ऑफ द लेफ्ट ऑफ द मीडियन, हाफ वैल्यू जो है वो मीडियन के लेफ्ट साइड पे होंगी और हाफ वैल्यू किस पे होंगी, राइट साइड पे होंगी। द एडवांटेज, अब इसका एडवांटेज क्या है, बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में क्वेश्चन होगा कि हम लोग मीडियन फाइंड क्यों करते हैं, तो उसका ये यहाँ पे उसका आंसर भी है। द मीड एडवांटेज ऑफ यूजिंग द मीडियन एज अ मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज दैट इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटलायर। जो आपका मीडियन है उसको आउटलायर से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि आपने देखा कि मीडियन जो आपकी मीन वैल्यू थी, एवरेज वैल्यू जो थी वो आउटलायर से इन्फ्लुएंस हो रही थी। यानी कि अगर किसी डेटा में इन्फ्लुएंस आउटलायर हो तो वहां पे आपकी मीन जो होती है वो अच्छी मेयर नहीं होती। यानी कि अगर आपने डेटा को एनालिसिस करना है, फॉर एग्जांपल आप दो स्टूडेंट को एनालाइज कर रहे हैं, अब मजे की बात यह है कि एक स्टूडेंट जो है वो कंसिस्टेंटली आपकी 60 70 या 70 80 के दरमियान जो है वो स्कोर्स ले रहा है, और एक स्टूडेंट है जो पिछले 3 साल 2 सालों से उसने जो है वो 50 से ऊपर उसकी परसेंटेज नहीं है, और अगले 1 साल में उसने सारे कोर्सेज में 90% स्कोर किया या 95% या 99% स्कोर कर लिया है। तो जब आप मीन फाइंड कर रहे हैं तो दोनों स्टूडेंट्स की मीन जो है वो सेम आ जाए तो क्या होगा, फिर आप क्या करेंगे, कौन सा स्टूडेंट बेहतर होगा, फिर आप देखेंगे कि जो जिसके जिसके नंबर्स में आउटलायर है वो उसकी जो मीन वैल्यू है वो आउटलायर की वजह से अफेक्टेड हो गई। शायद उस साल उसने थोड़ी सी मेहनत कर ली और वो ऊपर आ गया है, लेकिन एक बच्चा था जो बेचारा कॉन्स्टेंटली मेहनत कर रहा है, तो डेफिनेटली जो कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रहा है उसका मेच्योरिटी लेवल ज्यादा बेहतर होगा रेदर देन वो जो कंडीशनली शायद ऊपर आ गया है या उसकी जो आउटलायर की वजह से उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो सेम हो गई है। तो इस तरह के केसेस में जब आपके पास डेटा पॉइंट में आउटलायर्स हों तो जो मीन होती है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है आपके आउटलायर से। तो इस तरह के केसेस में आप लोग जो है वो मीडियान का यूज कर लेते हैं। मीडियान जो है वो बेहतर मेयर हो मानी जाती है जब आपके डेटा में आउटलायर पॉइंट्स हों। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। ये कुछ एग्जांपल हैं या केस स्टडी हैं, अगर आप लोग करना चाहें तो बुक में से स्टडी कर सकते हैं। इनको जब आप बुक में से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा डेटा जो है वो मिल जाएगा, बहुत सारा इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप स्टडी करना चाहें तो आप लोग बुक में से स्टडी करें इसको, और फिर मेरे साथ डिस्कस भी करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है पढ़ने में तो ज़रूर पढ़ें इनको, अदरवाइज नहीं तो फिर आप सिर्फ अपना कोर्स पढ़ते जाएं। Sir, what is the difference between average value and mean value? They are same. Average and mean value they are, मैंने शुरू में ही कहा average, mean, expected value ये सारी चीजें सेम है, जस्ट नाम चेंज है। यानी कि इसका सिर्फ नाम आप कभी एवरेज कह देते हैं, कभी मीन कह देते हैं, कभी आप एक्सपेक्टेड वैल्यू कह देते हैं, तो ये सेम है। एवरेज भी आपकी मीन ही होती है। तो आइए अब जो तीसरा टॉपिक है हमारा मोड को डिस्कस कर लेते हैं। मोड को डिस्कस करने के लिए हमारे पास क्या होगा, मोड क्या होता है, जो मोड है इसको हम लोग मॉडल वैल्यू भी कहते हैं। यानी कि कुछ बुक्स में आपको मिल जाएगा मोड, कुछ बुक्स में आपको मिल जाएगा मॉडल वैल्यूज। द मोड इज द वैल्यू दैट ऑकर्स विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द डेटा सेट। मोड ऐसी वैल्यू होती है जो डेटा सेट में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। इन सिंपल वर्ड्स मोड इज अ वैल्यू दैट रिपीट्स इन अ डेटा, यानी कि ऐसा नंबर जो डेटा में बार बार रिपीट हो रहा हो उसको आप मोड कहते हैं। तो चले अब हम लोग मोड को भी डिस्कस कर लेते हैं, आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये डेटा पॉइंट्स है, आपके पास 77 है एक बार और कोई भी नहीं है, 82 है आपके पास और कोई भी नहीं है। वो नंबर फाइंड करेंगे जो डेटा में ज्यादा से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये 74 है और यहाँ पे 74 आपके पास एक और भी है,
बाकी सारे डिजिट्स एक एक हैं, तो ये 74 जो होगा ये हमारा क्या होगा, 74 हमारा जो होगा वो मॉडल वैल्यू होगी या मोड होगा, क्योंकि ये डेटा में रिपीट हो रहा है। वो नंबर जो डेटा में रिपीट हो रहा हो उसको आप मोड कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, मोड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। और जरूरी नहीं है कि हर डेटा में मोड हो, किसी कभी कभी मोड वैल्यू नहीं भी होती, मॉडल वैल्यू नहीं होती कभी कभी, और कभी कभी एक से ज्यादा भी पॉसिबल है। जैसे a major shortcoming of the mode is that the data set may have no or may have more than one mode, whereas it will have only one mean and only one median, लेकिन मीन और मीडियन हमेशा एक ही होता है, लेकिन मोड एक से ज्यादा हो सकता है। लाइक अगर आपके पास यूनी मॉडल यानी कि डेटा सेट विथ ओनली वन मोड, अगर किसी डेटा में सिर्फ एक मोड होगा तो आप उसको यूनी मॉडल कहते हैं। अगर दो नंबर ऑफ मोड पॉइंट होंगे या मॉडल वैल्यूज होंगी तो आप उसको बाई मॉडल कहते हैं, और अगर दो से ज्यादा वैल्यूज हैं तो आप उसको मल्टी मॉडल भी कह सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है आपकी, या तो मीडियम मॉडल वैल्यू होगी नहीं, या एक होगी, या दो होगी, या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। इसमें से हम लोगों ने जो एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसमें से हम लोगों ने मॉडल वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं कि इसमें मॉडल वैल्यू है या नहीं है। तो यहाँ पे है 7615, यहाँ पे 95705, यहाँ पे मेरे ख्याल में इस डेटा पॉइंट्स को अगर आप देखें तो इनमें से कोई भी डेटा पॉइंट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। देयर इज नो रिपीटेशन इन द डेटा पॉइंट्स, इट मींस देयर इज नो एनी काइंड ऑफ मोड इज इन दिस डेटा, सो देयर इज नो मोड। तो वहां पे आपके पास कोई भी मॉडल वैल्यू इस डेटा में आपके पास तो ये भी आपका इस डेटा में आपको कोई भी मॉडल वैल्यू नहीं मिली। फॉर एग्जांपल इसमें देख लेते हैं, इसमें आपके पास कौन से मोड्स हैं। देखें, इसमें आपके पास 23 एक दफा है, 23 दो दफा है, दो दफा आपके पास 23 है इसमें, और इसमें आपके पास 36 है, और नहीं है कोई भी। 12 है दो दफा, ये देखें, ये एक दफा 12 ये रहा, एक दफा 12 ये रहा। तो आपके पास 12 जो है वो दो दफा है, 23 जो है वो भी दो दफा है, और बाकी इसके अलावा मेरे ख्याल में और कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। इसका मतलब है इसमें दो मॉडल वैल्यूज होंगी, 12 एंड 23। तो ये रहे आपके सोल्यूशन, क्योंकि ये 12 जो है वो दो दफा रिपीट हो रहा है और 23 भी दो दफा रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है आपके पास दो मॉडल वैल्यू हो गई, 12 और 23। चलें, अब ये वाला डेटा सेट है आपके सामने ओपन है। आप जल्दी से मुझे इसमें से जो है वो मॉडल वैल्यू फाइंड करके टेक्स्ट कर दें। मैं आपके टेक्स्ट का वेट कर रहा हूँ कि आपके यहाँ पे कौन से मॉडल वैल्यूज हैं। जल्दी कर लें, आपके पास सिर्फ 30 सेकंड का टाइम है। देखिए अब कौन कौन अलाइव है क्लास में, पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है। जल्दी कर लें, ये तो बहुत सिंपल है, सिर्फ काउंट करके नंबर लिखने। 30 सेकंड में इसके आंसर जो है वो आप भेजें।
जी, बहुत सारे आंसर्स आप लोगों के मिल गए हैं। मल्टीपल आंसर्स हैं, कुछ किसी में 2 लिखे हैं ऑप्शंस, किसी में 3 है, किसी में सिंपल एक ही ऑप्शन लिखा है। तो लेट्स हैव अ लुक जी, क्या आ रहा है आपका आंसर। तो here we go। ये देखें आपकी स्क्रीन के सामने, इसमें सॉल्यूशंस जो हैं वो आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। आई होप कि आप लोग जो हैं वो समझ गए। 19, 21 एंड 22 ऑब्वियसली ये बिल्कुल ठीक है। जिनके रिजल्ट्स ये हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, जिनके ये नहीं है वो दोबारा से रिवाइज कर ले कि उनकी गलती क्यों हुई है। तो ये थे आपके, आपने देखे कि आपका जो मॉडल वैल्यू थी वो आपने देखी इसमें। तो ये आपकी मॉडल वैल्यूज थी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। एडवांटेज है मोड का। वन एडवांटेज ऑफ द मोड इज दैट इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर बोथ काइंड्स ऑफ डेटा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। मज़ेदार बात यह है कि मोड जो है वो क्वांटिटेटिव के लिए भी कैलकुलेट किया जा सकता है और क्वालिटेटिव के लिए भी आप लोग कर सकते हैं। जबकि जो मीन और मीडियन है वो सिर्फ क्वालिटेटिव डेटा के लिए, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए होती है, क्वालिटेटिव डेटा के लिए वो कैलकुलेट नहीं की जा सकती। लेकिन मोड ऐसा आपका वैल्यू है जो आप क्वांटिटेटिव के लिए भी कर सकते हैं और क्वालिटेटिव डेटा के लिए भी कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये जो चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, आज हम लोगों ने थॉरोली हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी और आज जो है हमने इसको काफ़ी डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको ये सेक्शन अब समझ में आ गया होगा। अब इस सेक्शन को आज आप जाके अगर फिर भी आपको नहीं आया तो आप इसको ज़रूर रिपीट कीजिएगा। जो एग्जांपल यहाँ पे स्लाइडों में सॉल्व है उनको सॉल्व कीजिएगा। इसके अलावा आप बहुत से एग्जांपल्स बुक्स आपको मैंने मेंशन करवाई हैं, उन बुक्स में कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को देख लें ताकि आप लोगों को मज़ीद जो है इसका जो आइडिया है वो कवर हो जाए। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके अलावा हमारे पास और क्या है आज डिस्कशन के लिए। ये अब 5 स्टूडेंट हैं। अब ये जैसे ये आपके पास आ गया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। ये सेक्शन इम्पॉर्टेंट है जी। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में भी शायद डिस्कस किया था। मैंने आपको कहा था कि इसके जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ पे हम लोगों ने थारोली डिस्कस किया था कि सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, और लेफ्ट स्क्यूड क्या होता है, राइट स्क्यूड क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने इनको थोड़ा सा, इन शेप्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था अगर आपको याद हो। और मैंने आपसे कहा था कि जब हम चैप्टर नंबर 3 में जाएंगे तो इन शेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो सिमेट्रिक होता है, अगर आपको याद हो सिमेट्रिक की डेफिनेशन, अगर चैप्टर नंबर 2 आपने अच्छे से रिव्यू किया है, तो एक बेल शेप इस तरह से आपकी बनती है, ये वाली शेप। ये यहाँ पे आपकी मीन वैल्यू होती है। शायद ये पिक्चर क्लियर तो नहीं बनी होगी, लेकिन ये कुछ इस तरह से शेप थी। चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो कि सिमेट्रिक शेप थी। अब पहली रिलेशनशिप है कि ये शेप बनी कैसे है। ये वाली जो शेप जो मैंने अभी बनाई है, जिसके ऊपर मैं अपना कर्सर मूव करा रहा हूँ, जिसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, चलें, ये वाला जो शेप है जिसे हम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, या यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कह रहे, हम यहाँ पे हिस्टोग्राम कह रहे हैं। आगे जाके इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कह देंगे जब हम लोग चैप्टर नंबर 4 में मूव करेंगे। तो चलें आप इसको हिस्टोग्राम ही ले लें। फॉर एग्जांपल ये जो है वो आपके हिस्टोग्राम्स हैं, इस तरह से इसके वर्टिकल बार्स होंगे, बहुत सारे यहाँ पे वर्टिकल बार्स आपको मिल जाएंगे। पानी भी पड़ा। तो चलें अब इसमें जो है आप ये वाली जो शेप है ये आई कहाँ से, बेसिकली वो हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो नंबर 1 पे है, फॉर अ सिमेट्रिक हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ वन पीक। यानी कि अगर आपके पास कोई भी हिस्टोग्राम सिमेट्रिक होगा
सिमेट्रिक हिस्टोग्राम होगा। ये याद रख ले, अगर कोई भी हिस्टोग्राम अगर सिमेट्रिक होगा तो उसमें क्या होगी, एक पीक होगी, यानी कि उसमें जो पीक होगी, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, यानी कि ये वाली जो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे है, यानी कि उसमें जो पीक होगी यानी कि हाईएस्ट वैल्यू उसमें सिर्फ एक होगी। The value of the mean, median and mode are identical and they lie at the center of the distribution। यानी कि ऐसा हिस्टोग्राम, कोई भी हिस्टोग्राम अगर सिमेट्रिक हिस्टोग्राम होगा, डू रिमेंबर दिस पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आप सिमेट्रिक हिस्टोग्राम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप टेक्निकली ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी डेटा पॉइंट में से वो हिस्टोग्राम बना है, वो हिस्टोग्राम उस डेटा पॉइंट में आपकी मीन भी सेम है, मीडियन भी सेम है और मोड भी सेम है। ऐसे बहुत से एग्जांपल आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। आप जस्ट इतना लिखें कि सिमेट्रिक हिस्टोग्राम, तो आप देखेंगे कि उनके जो डेटा पॉइंट्स होंगे, अगर आप उनकी मीन करेंगे तो भी सेम आएगी, मोड करेंगे तो भी सेम आएगी और मीडियन करेंगे तो भी सेम आएगी। यानी कि किसी भी डेटा में अगर आपके पास मीन, मीडियन और मोड सेम आ जाए तो वो आपका जो हिस्टोग्राम बनता है वो सिमेट्रिक होता है। तो इस पॉइंट को जरा जल्दी से नोट कर लें। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और आपको पहली रिलेशन समझ में आ गई होगी कि जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी कि ये वाली जो आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रही है, अब क्लियर पिक्चर आपकी स्क्रीन पे शो हो गई होगी। यस, अब आपकी स्क्रीन शो होना शुरू हो गई है। तो अगर आपके पास कोई ये जो शेप आपके सामने बना है, इसको हम लोग कहते हैं कि ये जो है ये सिमेट्रिक है। इसे सिमेट्रिक क्यों कहते हैं? सिमेट्रिक इसलिए कहते हैं कि इसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसे डेटा पॉइंट्स जिनमें मीन, मीडियन, मोड बराबर हो, उसमें से अगर आप हिस्टोग्राम बनाएंगे या उसकी शेप बनाएंगे तो वो सिमेट्रिक हो। यानी अगर आप अभी किसी भी बुक में या किसी रिसर्च आर्टिकल में या किसी वेबसाइट पे ये वाला शेप बना हुआ देखें डेटा का, तो आपको पूरा डेटा रीड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। आप वहां से देख कर ही ये बता सकते हैं कि इस डेटा पॉइंट में जो मीन होगी वो भी सेम होगी, यानी कि सबकी एवरेज सेम है, मीडियन भी सेम है और मोड भी सेम है। ये डेटा पॉइंट जो है वो सिमेट्रिक डेटा पॉइंट्स हैं। तो आप अब देख के आइडिया लगा सकते हैं। और ये चीज़ें, ये ग्राफ्स और ये फिगर्स और ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं सिमेट्रिक के, स्क्यूड के, ये सारे हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी में यानी कि चैप्टर नंबर 4 में इनको यूज़ करेंगे और इनको काफ़ी हद तक इनको डिस्कस करेंगे इनके हवाले से। तो ये पहला सेक्शन था। आई होप कि आपको समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। जी, तो नंबर 2 में हमारे पास है, ये नोट करते जाइएगा। फॉर अ हिस्टोग्राम एंड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व स्क्यूड टू द राइट, यानी कि कोई भी हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये बेसिकली हिस्टोग्राम जो है वो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में से ही बनता है। टेक्निकली ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही है, यानी कि कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर आप उसमें से हिस्टोग्राम बनाएंगे तो वो स्क्यूड राइट होगा। स्क्यूड राइट का मतलब है, देखें जो प्रीवियस शेप था ये वाला, मैं दोबारा वापस जा रहा हूँ, जो आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहा है, ये जो पॉइंट है ये आपकी पीक है। जो हमने पीक, जो पीक की बात कर रहे थे, यानी कि जो इसका टॉप है ये इसकी पीक है, ये यहाँ पे मैंने एरो लगाया है और यहाँ पे इसकी दो टेल्स हैं, एक टेल ये है और एक टेल ये है इसकी। तो अगर तो ये टेल जो है ये राइट पे स्ट्रेच कर रही हो, स्क्यूड हो, राइट की तरफ लंबी हो तो ये राइट स्क्यूड होगा, अगर लेफ्ट की तरफ लंबी होगी तो ये लेफ्ट स्क्यूड होगा। देखें,
स्क्यू टू द राइट, द वैल्यू ऑफ द, अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्क्यू टू द राइट है, ये पॉइंट नोट कर लें, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्ड स्क्यू टू द राइट है, यानी कि राइट की टेल उसकी लंबी है, तो उसमें क्या होगा, द वैल्यू ऑफ द मीन इज द लार्जेस्ट, तो मीन की वैल्यू बड़ी होगी, एवरेज वैल्यू बड़ी होगी, दैट ऑफ द मोड इज द स्मॉलेस्ट, मीन बड़ा होगा, मोड जो होगा वो छोटा होगा, एंड द वैल्यू ऑफ मीडियन इज लाई बिटवीन दीज टू, तो क्या होगा कि आपकी जो मीन है वो सबसे बड़ी होगी अगर राइट स्क्यूड है, तो मोड जो है वो स्मॉल सबसे छोटा होगा, एंड द वैल्यू ऑफ द मीडियन जो है वो बिटवीन दीज टू पॉइंट्स होंगी, यानी सबसे पहले मीन ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन ग्रेटर देन मोड, तो ये कंडीशन भी आप लिख सकते हैं फॉर राइट स्क्यूड। और अगर इसी तरह से डेटा पॉइंट जो है वो लेफ्ट स्क्यूड हो, द मीन वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट इन द केस बिकॉज इट इज सेंसिटिव टू आउटलायर दैट ऑकर्स एट द राइट टेल, तो जो आपकी जो मीन है वो जो है वो राइट टेल पे होगी, क्योंकि आउटलायर की वजह से वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी, शेप में देख लें, यानी कि ये वाली कंडीशन होगी। लेफ्ट स्क्यूड में मीन वैल्यू बड़ी होगी किससे, मीडियन से, और मीडियन बड़ा होगा किससे, मोड से। तो ये चीजें आप लोग जो है नोट कर लें, यानी कि किसी अगर आप इस तरह का डेटा पॉइंट देखें, इस तरह का हिस्टोग्राम आपको कहीं पे नजर आ जाए, तो इसको आप राइट स्क्यूड कहेंगे, क्योंकि इसकी राइट टेल जो है वो थोड़ी लंबी है रेदर देन लेफ्ट टेल, और इसमें मीन जो है वो ग्रेटर होगी मीडियन से, और ये होगा उससे बड़ा। तो नोट कर लें इसको जल्दी से आप लोग। जी आई होप कि आप लोगों ने ये भी नोट कर लिया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास इसमें और क्या है। तो ये था आपका राइट स्क्यूड, और अगर आखिरी जो है लेफ्ट स्क्यूड में, आपको पता होगा कि लेफ्ट स्क्यूड में मीन जो होगा वो छोटा होगा मीडियन से, और मीडियन स्मॉलर होगा मोड से। तो ये तीनों चीजें जो है ये आप कंफर्म कर लें अपने जहन में, इनको जो है वो थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि किस तरह से तीन डिस्ट्रीब्यूट हम लोगों ने पढ़े। एक सिमेट्रिक जिसमें मीन सेम होता है मीडियन के, और मीडियन सेम होता है मोड के, तो ऐसे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो आपके सिमेट्रिक होते हैं। फिर राइट स्क्यूड पढ़ा, लेफ्ट स्क्यूड पढ़ा, राइट स्क्यूड में आपकी मीन बड़ी होती है मीडियन से, मीडियन बड़ा होता है मोड से, और लेफ्ट में आपका मोड बड़ा होता है मीडियन से, और मीडियन जो है वो बड़ा होता है मीन से। तो ये तीनों जो हैं वो आपके डिफरेंट जो है वो कंडीशंस थे जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए। तो ये थी डिस्कशन आपकी। अब आगे देखते हैं आगे हमारे पास क्या है।
अब ये चीज़ें जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि हमारा है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमारे पास दो मेथड्स आ जाते हैं, एक तो आ जाता है रेंज और दूसरा वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। अब वेरिएंस और रेंज और इन सब का जो है ये हम लोग क्यों फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट ले लेता हूँ। मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है, यानी कि जो रेंज आपने शुरू में पढ़ा था कि रेंज क्या होता है, हाईएस्ट नंबर में से लोअर नंबर को माइनस कर देते हैं। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आपने अभी तक नहीं पढ़ा, वो हम आज डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली जब आप किसी भी डेटा को एनालिसिस कर रहे होते हैं, डेटा की एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा, आपने दो चीजें फॉर एग्जांपल आपने कंपेयर करनी है। जब दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन होता है, फॉर एग्जांपल वो दो मशीन्स हो सकती हैं, दो कंप्यूटर्स हो सकते हैं, दो प्लेयर्स हो सकते हैं, या इवन दो से ज्यादा चीजें भी आपस में हो सकती हैं। अब आपने दो चीजों को आपस में कंपेयर करना है, फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिकली। जब आप किसी चीज को स्टैटिस्टिकली कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब है यू आर गोइंग टू कंपेयर देयर डेटा पॉइंट्स। डेटा पॉइंट्स की मदद से आप लोग कंपैरिजन करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे ही आप लोगों ने दो चीजों की कंपैरिजन शुरू की, जैसे ही आप लोगों ने दो चीजों की कंपैरिजन स्टार्ट की, तो इन केस इस तरह के बहुत से केसेस आपके पास आ जाते हैं कि आपकी डेटा में मीन भी सेम है, मीडियन भी सेम है, और मॉडल वैल्यू भी सेम है। यानी ये तीन चीजें थी ना, किसी दो चीजों को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आप कर लेते हैं कि चलें जी उसकी एवरेज फाइंड कर लें। जिसकी एवरेज अच्छी होगी ऑब्वियसली वो बेहतर होगी, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो इवन। तो उसकी डेटा पॉइंट्स के ऊपर डेटा अब डिफरेंट तरह का होता है। अगर आप टीचर्स को एनालाइज कर रहे हैं तो आप डिफरेंट स्टूडेंट से उस टीचर के हवाले से क्वेश्चंस पूछेंगे कि इनको कितने ग्रेड दे रहे हैं, कितना स्कोर दे रहे हैं आउट ऑफ 10। तो आपने अगर 100 स्टूडेंट से सर्वे फॉर्म भरवाया है तो उस 100 सर्वे फॉर्म को आप एनालाइज करेंगे। अगर आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो आप उसकी आउटपुट देखेंगे कि मैंने कितने घंटे उसको ऑपरेट किया है और उसने कितनी कितनी आउटपुट दी है, कितने घंटे चला है, तो उसने डिफरेंट आउटपुट दी। दो स्टूडेंट्स को आप मेयर कर रहे हैं तो आप दोनों स्टूडेंट्स की जो है वो स्कोर टेस्ट मार्क्स कर सकते हैं कि इसकी कितनी मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स सबसे ज़्यादा किसकी हैं। तो डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बाउंड कर दिया आपको कि आप लोग की मीन भी सेम है, मीडियन भी सेम है, मॉड भी सेम है। जो सिंपल हमारी मेयर थी वो तीनों सेम आ गए इन केस, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक हो गई आपकी। तो अब आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो अब जब आप मेयर ऑफ डिस्पर्शन करते हैं या वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं, सबसे बेहतर वो होता है जिसकी वेरिएंस, जिस चीज की वेरिएंस जितनी कम होगी। यानी कि आप दो चीजों को कंपेयर करें, दो स्टूडेंट्स को, या दो चलें दो मशीन्स को कंपेयर करें, तो दोनों मशीन्स में जिस मशीन की वेरिएंस कम होगी वो मशीन ज्यादा बेहतर होगी। वेरिएंस कम होगी इसका मतलब है वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ डेटा पॉइंट्स, उसकी आउटपुट्स। तो जिसकी डेटा पॉइंट्स में वेरिएंस जो है वो कम होगी, वो आपका मशीन जो होगी वो बेहतर होगी। अब पहला मेथड है रेंज का। रेंज में हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर फाइंड करते हैं डेटा में से और मिनिमम नंबर फाइंड करते हैं। मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर देते हैं, लेकिन ये तरीका इतना बेहतर नहीं होता। रेंज मेथड जो है वो ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि ये भी आउटलायर से इफेक्ट होता है। क्योंकि अगर डेटा पॉइंट में आउटलायर है तो रेंज ज्यादा आएगी, तो रेंज भी इतना बेहतर नहीं है। और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो ज्यादा पावरफुल टेक्निक है रेदर देन आपका रेंज। और पॉपुलेशन और पैरामीटर और सैंपल स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। ये आज के सेक्शन में हम 3.2 तक डिस्कस करेंगे, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। आइए अब स्टार्ट करते हैं रेंज से। सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज अभी का, रेंज क्या है और कैसे फाइंड करते हैं। रेंज फाइंड करने के लिए आप लार्जेस्ट वैल्यू लेते हैं डेटा में से और स्मॉलेस्ट वैल्यू उसमें से माइनस कर देते हैं। बहुत सिंपल है, ये शुरू में भी कर चुके हैं। जिस तरह से ये आपके पास एक टेबल है 3.4, इसमें अगर आप देखें तो ये आपका लार्जेस्ट वैल्यू है और इसमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो ये है। तो इसकी रेंज फाइंड करेंगे, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड कर लें।
तो यहाँ पे आपको रेंज जो मिल जाती है वो ये वाली मिल जाती है। Thus the total areas of these states are spread over a range of near about this one। तो रेंज जो है वो ज्यादा, क्योंकि ये जो आपकी रेंज है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी स्प्लिट है, यानी कि फैलाव है, स्पान है, इन सिंधी जिसको हम फैलाव कहते हैं। तो बेसिकली ये जो रेंज वाला मेथड है ये इतना अच्छा नहीं होता, ये इतना बेहतर नहीं होता। यहाँ पे लिखा भी है, देखें इसका डिसएडवांटेज। द रेंज लाइक द मीन हैज द डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटलायर। जो आपकी रेंज है वो आउटलायर से इफेक्ट होती है। Consequently, the range is not a good measure of dispersion to use for the data set that contains outliers। जिस डेटा में आउटलायर्स हों वहां पे आप कभी भी रेंज को यूज ना करें, क्योंकि रेंज की कैलकुलेशंस इतनी बेहतर नहीं है। Its calculation is based on two values, the largest and the smallest। Other values in the data are ignored। यानी कि इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें सिर्फ दो वैल्यूज लेते हैं, एक लार्जर एक स्मॉलर, और बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो हम छोड़ देते हैं। इसी वजह से जो रेंज मेथड है वो इतना पावरफुल या बेहतर नहीं समझा जाता, क्योंकि एक तो ये आउटलायर से अफेक्ट हो रहा होता है, और दूसरा इसमें जो बाकी वैल्यूज हैं वो हम इन द अकाउंट नहीं लेके आते। अब आ जाएं आप वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे, जो कि इम्पोर्टेंट भी है और मज़ेदार भी है अपनी जगह पे। इस टॉपिक को आप भले यहाँ पे छोटा सा स्टार लगा दें, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है आपका। इस टॉपिक को मैंने यहाँ पे छोटा सा स्टार लगा दिया है, क्योंकि ये टॉपिक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और मज़ेदार भी, और अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट भी है। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेयर है। डेविएशन का मतलब है, या मेयर डिस्पर्शन का मतलब है फैलाव, स्पान, डेटा का फैलाव, द स्प्रीड ऑफ डेटा, डेटा किस तरह से फैला हुआ है। द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन टेल्स अस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमें क्या बताती है? The value of the standard deviation tells how closely the values of the data set are clustered around the mean। डेटा सेट की जो वैल्यूज हैं वो मीन के कितने करीब हैं। बेसिकली हमें स्टैंडर्ड डेविएशन यही बताते हैं, जितनी स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस कम होगी उतना डेटा बेहतर होगा। इन जनरल, a lower of the standard deviation for a data set indicates that the values of the data set are spread over a relatively smaller range around the mean। यानी कि जितनी स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस कम होगी उसका मतलब ये है कि डेटा जो है वो एवरेज वैल्यू के बहुत क्लोज है। आगे, in contrast, a larger value of the standard deviation for a data set indicates that the values of the data set are spread over a relatively larger range around the mean। जितनी ज़्यादा ग्रेटर वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी उसका मतलब ये है कि डेटा पॉइंट्स में जो स्प्रेड है वो ज़्यादा है, यानी कि उसमें फैलाव बहुत ज़्यादा है। The standard deviation is obtained by taking the positive square root of the variance। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं? by taking the positive square root। यानी कि यहाँ पे दो है, एक है वेरिएंस, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। वेरिएंस, जो भी आपका वेरिएंस मिलेगा उसका अगर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट का मतलब है उसकी अंडर रूट फाइंड करेंगे पॉजिटिव, तो आपको क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो ये थोड़ी सी डिस्कशन थी, इसके हवाले से आप एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद फिर आज के लिए इतना काफी है, वाइंड अप करते हैं। The variance can be calculated for population data। अगर आप दो हैं यहाँ पे भी, एक पॉपुलेशन और एक सैंपल। अगर आप पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप सिग्मा स्क्वायर, इस सैंपल को कहते हैं सिग्मा, और इसका ये सिग्मा स्क्वायर जो है ये बेसिकली नोटेशन है। सिग्मा स्क्वायर यूज फॉर वेरिएंस, और अगर आप पॉपुलेशन के लिए कर रहे हैं, अगर आप सैंपल के लिए कर रहे हैं तो एस स्क्वायर। ये याद रख लें, दोनों सैंपल हैं, एक सिग्मा स्क्वायर दूसरा एस स्क्वायर। The standard deviation calculated for the population data set is denoted by sigma।
और पॉपुलेशन के लिए अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन कर रहे हैं, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके पास जो खाली सिग्मा है यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, वो किसके बराबर है, स्क्वायर रूट के बराबर है। किसकी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ किसकी, सिग्मा स्क्वायर, ये वाली वैल्यू वेरिएंस की जो स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। और अगर आप सैंपल के लिए कर रहे हैं तो एस सिंपल है। कंसिक्वेंटली द स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेटेड फॉर द पॉपुलेशन डेटा इज नोटेड बाय सिग्मा, पॉपुलेशन के लिए सिग्मा और सैंपल के लिए एस। तो ये पॉइंट जो है वो आप लोगों ने नोट कर लेने हैं, सैंपल्स हैं ये, निशानियां ये आप लोग पेज पे नोट कर लें कि सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस के लिए पॉपुलेशन और एस स्क्वायर वेरिएंस के लिए फॉर सैंपल। सिंपल सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर पॉपुलेशन और एस फॉर सैंपल। तो ये थी आपकी वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये फार्मूलाज हैं आपके पास दो, ये फार्मूला आपका पॉपुलेशन के लिए है, ये फार्मूला आपका सैंपल के लिए है। यहाँ पर कैपिटल एन है, यहाँ पर n-1 है, यहाँ पे ये देखिए म्यू है, म्यू आपको पता है म्यू क्या होती है, पॉपुलेशन मीन, एक्स बार क्या होता है, सैंपल मीन, और इसी का स्क्वायर रूट करेंगे ये वेरिएंस है, और इसी का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। सिंपल हो गया। फार्मूला जल्दी से पेज पे नोट कर लें, ये इसके दो फार्मूलाज हैं, एक ये है, एक इसके अलावा शॉर्टकट फार्मूला भी है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। जो सेकंड फार्मूला है उसकी मदद हेल्प से मैं आपको शो करवाऊंगा, यूज करूंगा, और ये वाला जो फर्स्ट फार्मूला है इसको आप खुद इम्प्लीमेंट कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा घर पे। फार्मूला नोट कर लें तो आगे बढ़े जल्दी से, 1 मिनट में आप फार्मूला पेज पे नोट कर लें तो हम आगे क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ रहे हैं। आई होप कि आप लोगों ने फार्मूला नोट कर लिया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ पे देखें आपको कुछ डेटा पॉइंट्स मिला है, यहाँ पे आपको कुछ समझाना है इसलिए ये वाला एग्जांपल यहाँ पे है। ये देखिए आपको x मिले हुए हैं, डेटा पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे हम लोग x में से उसकी मीन फाइंड माइनस कर रहे हैं, यानी कि इन सबको पहले ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद टोटल 5 से 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको 84 मिलेगी मीन। अब इन डेटा पॉइंट में से आप मीन माइनस करेंगे तो आपको रिजल्ट हमेशा 0 मिलेगा, ये पॉइंट नोट कर लें। यानी कि x माइनस एक्स मीन का अगर आप सम करेंगे किसी भी डेटा के लिए तो वो हमेशा 0 मिलेगा। वो मैं बताता हूँ क्यों, इसी वजह से यहाँ पे ये 0 ना हो तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ले रहे हैं इस फार्मूला में। तो चलें ये दूसरा फार्मूला है, ये सेम ही है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वाला फार्मूला यूज करके हम लोग अब एग्जांपल करने वाले हैं। तो आप ये दूसरा नंबर फार्मूला भी नोट कर लें। दूसरा नंबर फार्मूला से हम यहाँ पे एग्जांपल कर रहे हैं, फन जो फार्मूला है वो यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, वो आप लोग जो है वो एज अ होमवर्क आप लोग घर पे इसी एग्जांपल पे फार्मूला नंबर 1 जो है वो अप्लाई कीजिएगा। अगर आपसे रिजल्ट सेम आ जाए तो वेल एंड गुड, ना आए तो फिर जरूर डिस्कस कीजिएगा मेरे साथ। जल्दी से ये फार्मूला नंबर 2 को नोट कर लें जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसके बाद हम इस पे एग्जांपल करते हैं, फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे। बस आज के लिए फिर काफ़ी है। आई होप कि आप लोगों ने फार्मूला जो है वो नोट कर लिया होगा। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं एक सिंपल से एग्जांपल की तरफ। अब इस फार्मूला में देखें आपको सबसे पहले क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का सम चाहिए, एक चीज सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर चाहिए, एन चाहिए, बस यही चीजें आपको चाहिए। यानी कि एक्स स्क्वायर का सम, एक्स का सम का होल स्क्वायर, एन, और ये सिंपली फार्मूला में पुट करना है, जो भी फार्मूला में रिक्वायर्ड है वो चीजें फाइंड करके। तो ये आपको डेटा पॉइंट्स मिले हुए हैं, थ्योरी मैं नहीं रीड आउट कर रहा, मैं डायरेक्ट टेबल पे स्विच कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जस्ट आपको एग्जांपल समझाना है। तो ये रहा आपके पास टेबल। तो इसमें से हम लोगों ने जो है वो सबसे पहले जो फार्मूला में हमें चाहिए था वो सम ऑफ एक्स चाहिए था, अगर आपके पास स्लाइड शो हो रही है
तो ये देखें ये सम ऑफ एक्स है, ये फाइंड कर लिया। सम ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए था अकॉर्डिंग टू फार्मूला, वो फाइंड कर लिया। अब ये दोनों चीजें उठा के जो है हम लोग फार्मूला में पुट करेंगे। तो ये देखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, हम लोगों ने फाइंड किया था, और एक्स का होल स्क्वायर बाय एन चाहिए, ये फाइंड किया था। इस फार्मूला में आप लोग पुट करेंगे तो आपको जो है आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो ये मिल गई। इसमें से अगर आपने वेरिएंस फाइंड करनी है तो आप सिंपली आप इसमें से क्या कर लेंगे, आप इसकी वेरिएंस को, इसको स्क्वायर रूट इसका खत्म करेंगे। तो आप इसमें से देखें यहाँ पे उसी फार्मूला को, उसी रिजल्ट को जो लास्ट स्लाइड में जो रिजल्ट है ये वाला, इसी रिजल्ट का हम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड किया है। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी यहाँ पे मिल गई। तो आई होप कि आप लोगों को वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आई होगी। तो इनको ज़रूर जो है वो रिपीट कीजिएगा। आप जब नेक्स्ट लेक्चर में आए तो कम से कम ये वाला जो लेक्चर है वो अच्छे से आप लोग रिव्यू करके आइएगा। और आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। अब जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप आ जाएं क्वेश्चंस आंसर के सेशन में, तो वन बाय वन क्वेश्चन ले लेते हैं। प्लीज़ रेज योर हैंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी काइंड ऑफ क्वेश्चन और एनी काइंड ऑफ क्वेरी। सो आइए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जिस तरह से एग्जांपल नंबर 3.13 है, ये खुद ट्राई कीजिएगा, ज़रूर सॉल्व कीजिएगा घर पे। अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, ना हो तो एटलीस्ट मेरे साथ डिस्कस जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को कहाँ पे समझ में नहीं आया या आया। नेक्स्ट लेक्चर में जब आप आएँ तो ये एग्जाम्पल ज़रूर सॉल्व हो आपका। ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, यहाँ पे सॉल्व भी है, लेकिन यहाँ पे जो है वो सेकंड फार्मूला से सॉल्व है। आप कोशिश करके ये एग्जाम्पल फर्स्ट फार्मूला से सॉल्व करना, ठीक है। तो ये करना जरूर। मैं लास्ट में पूछूंगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किया है, फिर वो मुझे, उनसे मैं कहूँगा कि आप अपने जो है वो स्क्रीनशॉट्स जो है वो मुझे शेयर करें, तो वो मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं देखूंगा। बाकी डिस्कशन जो है हम अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक होगा वो होगा मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन फॉर ग्रुप डेटा। आज का जो डिस्कशन था वो सारा अनग्रुप डेटा के लिए था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो हम डिस्कस करेंगे वो ग्रुप डेटा के लिए करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब आ जाएं क्वेश्चंस की तरफ।